local school. If you are new on this channel, then please subscribe to my channel and also click on this bell icon so that you can get the latest notification of my videos. So without wasting any time, let's start about today's video. In this video, I am going to talk about how to score 7+ in your IELTS task 2. देखिए फ्रेंड्स, 7+ या 7 बैंड स्कोर करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एग्ज़ामिनर आपके आंसर को कैसे चेक करता है। आपके आंसर को चेक करने के लिए एग्ज़ामिनर के पास 4 वेज होते हैं, जिनमें से अगर हम बात करें एक 1 बाय 1, तो फर्स्ट होता है टास्क अचीवमेंट, एंड सेकंड होता है कोहेरेंस एंड कोहेजन, एंड थर्ड होता है लेक्सिकल रिसोर्सेज, एंड फोर्थ होता है ग्रामेटिक रेंज एंड एक्यूरेसी। देखिए अगर टास्क अचीवमेंट की बात करें तो ये क्या होता है। टास्क अचीवमेंट ये होता है कि जो आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, क्या आपने उस स्टेटमेंट के रेलिवेंट आंसर लिखा है या नहीं लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको 9 में से बैंड दिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको 9 में से बैंड दिए जाएंगी तो 9 में से इसमें ऐसे डिवाइड कर देंगे कि 1/2 इसमें से, 1/2 इसमें से, एंड 1/2 इसमें से, एंड 1.5 इसमें से। ऐसा नहीं होता है। ओवरऑल तो ऐसा होता है, लेकिन वास्तविकता में क्या होता है, 9 बैंड आपको टास्क अचीवमेंट में से 9 आउट ऑफ 9 मिलते हैं, और 9 आउट ऑफ 9 ही कोहेरेंस एंड कोहेजन में से मिलते हैं, और आउट ऑफ 9 ही लेक्सिकल रिसोर्स से मिलते हैं, और आउट ऑफ 9 ही ग्रामेटिक रेंज एंड एक्यूरेसी से मिलते हैं। सो अगर आपका टारगेट ही 7 बैंड स्कोर करने का है, तो देखिए उसको स्कोर करने के 2 मेथड होते हैं। या तो आप चारों में अपना बेस्ट दे कर आएँ, या फिर आप कोई 2 अपना इतना अच्छे कर लें कि उसमें आप 8 बैंड लेकर आएँ, और जो बाकी के 2 रह गए उसमें अगर 6.5 और 6 भी आ जाएँ तो भी आपके ओवरऑल 7 बन जाएंगी। देखिए, तो हम इसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे कि आप इस वीडियो को देखते देखते बोर हो जाएं, बट ऊपर से डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ये टास्क अचीवमेंट, ये कोहेरेंस एंड कोहेजन, और ये LR एंड GA क्या होता है ये। तो चलिए मूव करते हैं, क्या होता है ये हमारा टास्क अचीवमेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, 7+ बैंड स्कोर करने के लिए जो आपको टास्क अचीवमेंट है उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सफिशेंटली एड्रेस, आपने क्या किया, सफिशेंटली काफ़ी तरीके से एड्रेस मतलब होता है भी डिस्कस करना ऑल पार्ट ऑफ द टास्क, ऑल सभी पार्ट को, जो टास्क दिया था आपकी स्टेटमेंट उसके सभी पार्ट को डिस्कस किया है, सफिशेंटली किया है वो भी। एंड जो सेकंड वर्ड है वो क्या, प्रेजेंट, प्रस्तुत करना, और वेल डेवलप रेस्पॉन्स, एक वेल डेवलप रेस्पॉन्स मतलब कि अच्छा रेस्पॉन्स टू द क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का अच्छा रेस्पॉन्स प्रस्तुत करना, विद किसके साथ, रेलेवेंट, जो रेलिवेंट हो, उस टॉपिक के साथ रेलिवेंट हो, एंड उससे एक्सटेंड किया गया हो, मतलब कि जो आपका मेन पॉइंट है उसे अच्छी तरह से एक्सटेंड किया गया हो, एंड जो आइडियाज़ आपने लिखे हैं वो सपोर्ट कर रहे हो आपके क्वेश्चन को। सो यही होता है हमारा टास्क अचीवमेंट। टास्क अचीवमेंट अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो रेलेवेंट आंसर लिखना, जो आपको स्टेटमेंट दी गई है उससे रेलेवेंट आंसर लिखना, इधर उधर की फालतू बातें नहीं करनी, उसे टास्क अचीवमेंट कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं टास्क अचीवमेंट में डिटेल में वीडियो बनाऊं, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में ही डिस्कस करने लगा कि हम टास्क अचीवमेंट में कौन कौन से पॉइंट है जिससे आपको 6 बैंड रह जाते हैं, या फिर कई स्टूडेंट इसमें 7.5 और 8 स्कोर कर देते हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ ऊपर से ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। एंड जो हमारा सेकंड था वो क्या था, कोहेरेंस एंड कोहेजन। देखिए, ये नाम से ही थोड़ा लगता है कि क्या होता है ये कोहेरेंस एंड कोहेजन, लेकिन ये क्या है, ये सिर्फ एक सीक्वेंस है, इन्फॉर्मेशन एंड आइडिया, जो आपने इन्फॉर्मेशन और आइडिया दी हैं जी उसकी क्या है, सीक्वेंस है, और कुछ भी नहीं है। जिसकी सीक्वेंस मतलब कि जो आपने आइडिया और इन्फॉर्मेशन दी है उसकी सीक्वेंस बन रही है कि नहीं बन रही है, मतलब कि जो आपने लिखा है उसका रीडेबल है इजीली और नहीं है, उसकी एक सीक्वेंस होनी चाहिए। वो सीक्वेंस भी मैं बताऊंगा आपको। कोहेरेंस एंड कोहेजन एक्चुअली ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कोहेरेंस एंड कोहेजन, क्योंकि यही आपकी रीडेबिलिटी बताता है, आपकी राइटिंग टास्क की रीडेबिलिटी। अगर आपका राइटिंग टास्क फर्स्ट टाइम में ही रीडेबल हो और एग्जामिनर को समझ आ जाए तो आपको इजीली वो 7 बैंड अवश्य दे देगा। एंड सेकंड क्या है इसमें, प्रेजेंट ए क्लियर सेंट्रल टॉपिक। आपने क्या करना है, प्रस्तुत करना है, क्या करना है, क्लियर सेंट्रल, एक टॉपिक का जो सेंटर पकड़ा है ना उसी को ही क्लियर कर देना है विद ईच पैराग्राफ। हर एक पैराग्राफ में सिर्फ आपने उस मेन टॉपिक पर ही डिस्कस करना है, ना कि कहीं एक साइड हो गई फिर दूसरी साइड हो गई। आपको अगर ज़्यादातर हो तो एक साइड पकड़ ली उसी पर डिस्कस करना है, और जो सीक्वेंस बननी चाहिए आपकी, जो
कुछ भी लिखा है उसकी एक सीक्वेंस होनी चाहिए, भी इजीली रीडेबल हो। एक्चुअली कोहेरेंस एंड कोहेजन पर तो मैं एक वीडियो अवश्य बना दूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें स्टूडेंट इजीली 7+ स्कोर कर लेते हैं कोहेरेंस एंड कोहेजन में। एंड जो स्टूडेंट 5.5 पर रह जाते हैं उसी की मेन रीज़न कोहेरेंस एंड कोहेजन ही होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट 5.5 बैंड पर आकर रुक जाते हैं। और चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा थर्ड था वो है लेक्सिकल रिसोर्स। ये लेक्सिकल रिसोर्स कुछ नहीं है, इसे हम वोकैबुलरी कहते हैं। देखिए रेलेवेंट एंड टॉपिक ओरिएंटेड वोकैब जो आप यूज़ कर रहे हैं अपने टास्क में, वो क्या रेलेवेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, ना कि ये कि आपने डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट वर्ड डाल दिए। लेकिन अगर नेचुरली देखा जाए तो उसकी वहाँ पर आवश्यकता ही नहीं थी, आपको तो पहले से ही पता था कि मैं इस वर्ड को डाल कर आऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस समय क्या होता है, आपका लेक्सिकल रिसोर्स बिगड़ जाता है। अगर आपको कुछ नेचुरली आता है जो रेलेवेंट है टॉपिक से, तो आप उसे लिखें, वरना ना लिखें। बिकॉज अगर आपका लिखा हुआ गलत हो गया तो आपके वहाँ पर बैंड डिडक्ट हो जाएंगे। लेक्सिकल रिसोर्स में तो होंगे ही होंगे, साथ में कोहेरेंस एंड कोहेजन में भी हो जाएंगी। एंड आगे देखिए क्या है, यूज़ क्या करना, लेस कॉमन लेक्सिकल आइटम्स। मतलब लेक्सिकल वही होता है वर्ड भी कम जो लेस कॉमन है, मतलब कि है बट लेस कॉमन है, हर व्यक्ति उसे यूज़ नहीं करेगा, वैसे वर्ड को यूज़ करना। विद सम अवेयरनेस किस नॉलेज के साथ ऑफ स्टाइल एंड कोलोकेशन। कोलोकेशन क्या होता है, कोलोकेशन होता है कभी कभी क्या होता है कि 2 या 3 वर्ड एक साथ आते हैं और वो हमेशा एक दूसरे के साथ ही आते हैं, उसे कोलोकेशन कहते हैं। इसे भी हमें एक वीडियो में डिस्कस करेंगे लेक्सिकल रिसोर्स क्या होता है और इसे कैसे हम एक सूटेबल वे से लिख सकते हैं, तो जो हमारे बैंड पर इतना इफेक्ट ना पवे। सबसे ज़्यादा जो बैंड डिडक्ट होते हैं वो इससे होते हैं, डिडक्ट होते हैं वो इस लेक्सिकल रिसोर्स से होते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट वोकैब याद तो कर लेते हैं लेकिन वो इस कोलोकेशन से अवेयर नहीं होते हैं और वो गलत वर्ड को यूज़ कर देते हैं अपने टास्क में, जिसकी वजह से एग्जामिनर को क्या लगता है कि इसने ये वोकैब को देखकर ऐसे लिखा है, ना कि ऐसे को देखकर वोकैब आई है, बल्कि वोकैब को देखकर इसने अपना जो ऐसे है उस पर बेस बनाकर लिखा हुआ है। लेकिन एग्जामिनर को आपने ऐसा नहीं दिखाना है, आपने दिखाना है कि जो आपने टॉपिक दिया था मुझे उसकी वोकैब पता थी, मुझे पहले से ही मालूम था, मतलब पहले से नहीं मालूम था, मुझे मालूम था कि इसमें ये वोकैब आ सकती है, वो नेचुरल आएगी। अगर आपको मालूम होगा तो आप इजीली इसमें स्कोर कर लेंगे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेक्सिकल रिसोर्स में स्कोर करना सबसे डिफ़िकल्ट होता है। एंड जो नेक्स्ट है वो हमारा क्या है, ग्रामेटिक रेंज एंड एक्यूरेसी। ग्रामेटिक रेंज क्या होता है, सेंटेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस यूज़ करना। एक्चुअली ये जो मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था वो मैंने ग्रामेटिक रेंज और एक्यूरेसी से किया था। जिस स्टूडेंट के 6 बैंड आ रहे हैं ना, तो उसका मतलब क्या है कि उसकी ग्रामेटिक रेंज एंड एक्यूरेसी है 6.5 तक। अगर कोई स्कोर कर रहा है स्टूडेंट 6.5, इवन दैट्स कई बार तो 7 भी ले जाता है बिकॉज ऑफ ग्रामेटिक रेंज एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का क्या मतलब है, आपकी ऐसे एरर फ्री है, उसमें कोई भी एरर नहीं है। हाँ, अगर एस की एरर आ भी जाती है तो वो नेचुरल होनी चाहिए, मतलब कि आप जब लिख रहे थे तब ना कि ऐसे कि आपको उसकी नॉलेज नहीं थी। एंड ग्रामेटिक रेंज होता है जैसे हमारे पैसिव वॉइस यूज़ कर लिए, हमारा टेंस अलग अलग यूज़ कर लिए, हमारे इफ़ एल्स इफ़ कंडीशनल यूज़ कर लिए। ऐसे कई 4-5 तरह के सेंटेंस होते हैं जो आइल्स में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं और एग्जामिनर यही देखता है कि आपको कितनी नॉलेज है, आपको ग्रामेटिक रेंज की कितनी नॉलेज है और आपकी एक्यूरेसी किस में है। एक्चुअली इसमें वो स्टूडेंट इजीली स्कोर कर लेते हैं 7 और 8 बैंड, जिनकी ग्रामर पर जो कमांड है वो स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। सो अगर मैं वेरी ऑनेस्टली बोलूँ तो क्या होता है, जो पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनकी ग्रामर रेंज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेकिन जो CBSE के स्टूडेंट होते हैं उनकी ग्रामेटिक रेंज एंड एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। इसीलिए वो अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 6.5 और 7 बैंड ले जाते हैं। और दूसरी ओर जो मेरे जैसे होते हैं ना पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट, वो सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट तक भी कई बार तो ले जाते हैं लेकिन कई बार रह भी जाते हैं। सो अगर आप सेकंड बार दे रहे हो अपना एग्ज़ाम, और इवन दैट मैं तो कहूँगा कि फर्स्ट टाइम ही जब दे रहे हो ना, तो अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर कर एग्ज़ाम दें और आइल्स के पैटर्न को समझे कि वो क्या डिमांड करता है। जैसे अगर आपको ये मालूम चल गया अभी 4 बेस से हमारा जो एग्ज़ाम चेक होने वाला है, तो कम से कम आपने क्या करना है, जो इनमें से 2 हैं, जैसे एक टास्क अचीवमेंट को पकड़ ली, टास्क अचीवमेंट पर वर्क करना स्टार्ट कर दे। भी आपको जो टॉपिक दिया जाएगा उसके आइडिया आपके पास होने ही चाहिए।
ये पता क्या होता है, आइल्स में रेपिटेशंस बहुत होती हैं। मतलब कि ऐसे मार्केट में एक बुक आती है मक्कर नाम की, मक्कर आइल्स, वो उसमें 400 टॉपिक है। आप वो 400 टॉपिक पढ़ लें, उससे क्या होगा कि आपको कभी आइडियाज़ की कमी नहीं होगी। एंड जो ये ग्रामेटिक रेंज एंड एक्यूरेसी है, ये तो आपकी स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगी, बिकॉज अपने चैनल पर मैं ग्रामेटिक रेंज एंड एक्यूरेसी के रिगार्डिंग आगे बहुत वीडियोस डालूंगा, जिसमें आपकी ग्रामर पर कमांड बन जाएगी। और जो कोहेरेंस एंड कोहेजन है, इस पर मैं अब आपको एक पैटर्न दे दूंगा, जिससे क्या होगा कि आप अगर उस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपके 7 बैंड तो ईजिली आ जाएंगे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेक्सिकल रिसोर्स इतनी अच्छी है, अपनी वोकैब इतनी जल्दी नहीं होगी। अगर आपने वोकैब को इम्प्रूव करना है तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रीडिंग करनी पड़ेगी, और जो वर्ड आपको नहीं आता है उसे डिक्शनरी से में जाकर देखना पड़ेगा, तभी आप इसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा टारगेट, अगर हम इन तीनों में से अच्छे स्कोर कर लें तो हम क्या हो करता, हम इजीली 7 स्कोर कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।